इस रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस में लास्ट आर्टिकल आता है जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इनफैक्ट एग्जाम्स में कोई भी एग्जाम हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस थर्ड चैप्टर से यानी प्लेन सरफेस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए अपन इस पे इंपॉर्टेंट मार्क ही कर देते हैं ताकि रिवाइज करते समय आप इसको बार बार अच्छे से देख सको। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिस्कस करने के लिए मैंने एक सरफेस बनाया जिसके एक तरफ डेंसर एक तरफ रेयरर मीडियम है। एक लाइट रे डेंसर मीडियम से मूव करते हुए सरफेस पर इंसिडेंट हुई, डेंसर से रेयरर में जाती है तो इट बेंड्स अवे, दिस इज बेंडिंग अवे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये सिंपल फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन है। इस फिगर में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसी आएगी जब लाइट रे अलोंग द सरफेस चली जाएगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ा, बढ़ते बढ़ते ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ऐसी स्थिति में एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इन रेयरर मीडियम। इंपॉर्टेंट चीज, क्रिटिकल एंगल हमेशा डेंसर मीडियम में होता है। एक ऐसा एंगल जिसके लिए रेयरर मीडियम का एंगल 90 डिग्री हो जाए उसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इस फिगर में अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज करें यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू अगर आईसी से और बढ़ा दें तो ऐसी स्थिति में लाइट रे उसी मीडियम में वापस आती है। इसे कहते हैं फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर पुरानी बातों को थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें तो पुराने चैप्टर्स में डिस्कशन हुआ था कि फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन में भी लाइट रे उसी मीडियम में वापस आती थी, टीआईआर में भी लाइट रे उसी मीडियम में वापस आती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ बच्चे कहते हैं कि सर वहां पर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता था, यहां नहीं होता। यहां भी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, वहां भी होता है। कुछ बच्चे कई बार कहते हैं कि सर यहां पर आई ग्रेटर देन आई सी होगा तभी टीआईआर होगा। ये चीज, ये कंडीशन है पर ये डिफरेंस नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाएगी तभी टीआईआर होगा, वहां ऐसा नहीं था। ये भी कंडीशन है। ये दो कंडीशंस जब फुलफिल होती हैं तब टीआईआर होता है, पर ये डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस नहीं है तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस केवल एक है और वो डिफरेंस ये है कि नॉर्मल रिफ्लेक्शन में जब लाइट रे टकरा के वापस आती है तो उसकी इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड कम हो जाते हैं क्योंकि कुछ एनर्जी सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है। यहां नाम में है टोटल, इसका मतलब जिस इंटेंसिटी की लाइट रे सरफेस पे आके टकराई उसी इंटेंसिटी की लाइट रे वापस आ जाएगी। केवल एक डिफरेंस है, इंटेंसिटी चेंज नहीं होती, बस यही एक डिफरेंस है। तो अगर कभी कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड टीआईआर, तो अंतर केवल एक ही है कि इन रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस बिकॉज एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस, लेकिन टीआईआर में इंटेंसिटी डज नॉट चेंज बिकॉज नन ऑफ द पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस। दूसरी बात, इस क्रिटिकल एंगल के टर्म्स में फॉर्मूला आता है साइन आई सी इज इक्वल टू 1 बाय आर म्यू डी। आर म्यू डी का मतलब म्यू डी बाय म्यू आर। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो ये क्रिटिकल एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो ही आर्टिकल हैं, आइदर आई ग्रेटर देन आई सी और साइन आई सी इज इक्वल टू 1 बाय आर म्यू डी। इन दो फॉर्मूले से आपको क्वेश्चंस करने का तरीका सीखना है। डे टू डे लाइफ में इस टीआईआर की बड़ी आसान एप्लीकेशंस हैं। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी एप्लीकेशंस देखी होती हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करें। पहला एप्लीकेशन है दैट इज शाइनिंग ऑफ डायमंड, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। हीरा, डायमंड एक्सेसिवली ग्लो करता है। क्यों ग्लो करता है? डायमंड चमकता क्यों है? सपोज ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। डायमंड को जब काटते हैं, जिसको कहते हैं तराशना, डायमंड को जब तराशते हैं तो इस तरीके से काटते या तराशते हैं कि उसकी एक फेस से जब लाइट रे अंदर एंटर करती है तो अंदर ही अंदर डिफरेंट सरफेसेस से टीआईआर होता है। बाहर निकलने से पहले ज्यादा से ज्यादा देर तक लाइट रे अंदर घूमती है। जितनी ज्यादा देर लाइट रे अंदर घूमेगी उतना ज्यादा हीरा चमकता हुआ दिखाई देगा। इमेजिन करें रात में
इनफैक्ट जब बिल्कुल अंधेरा होता है तब डायमंड बिल्कुल नहीं चमकता, क्योंकि तब डायमंड बिल्कुल एक कांच का टुकड़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई लाइट रे एंटर ही नहीं होती। तो डायमंड की विशेषता है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है 2.4 के आसपास, जिसकी वजह से डायमंड एक्सेसिवली ग्लो करता है। इसीलिए ज्वेलरी के जितने भी शोरूम्स होते हैं बहुत सारी छोटी छोटी लाइट्स वहां लगी होती हैं, ताकि डायमंड के ऊपर जब इंसिडेंट होती हैं तो डायमंड ग्लो करता है। सेकेंड एप्लीकेशन है मिराजेस एंड डेजर्ट्स, हिंदी में कहते हैं रेगिस्तान में मरीचिका। मिराजेस एंड डेजर्ट्स, मिराज का मतलब होता है कि गर्मियों में जब टेम्परेचर ज्यादा है, आप किसी गर्म रेत पर रेगिस्तान में चल रहे हो तो हर थोड़ी दूर पर आपको ऐसा लगता है कि पानी है, आगे पानी होता नहीं। ये भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, एक भ्रम है जो ऐसा फील देता है कि आगे पानी है, पानी होता नहीं है। अगर रेगिस्तान की बात हो गई तो थर्ड है लूमिंग इन पोलर रीजन्स, बर्फीले प्रदेशों में लूमिंग की घटना। बर्फीले प्रदेश जहां टेम्परेचर हमेशा कम होता है, वहां की विशेषता होती है कि जमीन से जैसे जैसे ऊपर चलोगे वैसे वैसे मीडियम रेयरर होता जाता है, नीचे डेंसर है, ऊपर रेयरर है। सपोज बर्फीले प्रदेश में मैं कहीं सिचुएटेड हूं, यानी मैं यहाँ बर्फीले प्रदेश में खड़ा हूं और मुझसे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पानी का एक जहाज मेरे पास आ रहा है। उस पानी के जहाज से लाइट रे आएगी, ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगी, वहां से TIR होगा। TIR होने के बाद लाइट रे मेरी आंखों में आएगी, तो मेरी आंखों में लाइट रे कहां से आ रही है? ऊपर से। तो उस शिप की जो इमेज ऊपर बनेगी उसके कारण शिप उल्टा लटका हुआ दिखाई देगा। इसको लूमिंग की घटना कहते हैं। ये केवल पोलर रीजन्स में होती है, इसलिए ये केवल आपको पोलर रीजन्स में मिलेगी। इंडिया में ऐसी घटना बहुत कम मिलेगी। इंडिया में पोलर रीजन्स टेम्परेचर माइनस में बहुत कम जगह होता है, और जहां माइनस में होता है वहां अक्सर शिप नहीं होते। एग्जाम में एक क्वेश्चन यहीं से है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन किस पर बेस्ड है? आंसर है TIR पर बेस्ड। ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली एक तार है जिससे आसानी से सिग्नल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होते हैं विदाउट एनी इंटेंसिटी लॉसेस। आजकल मोबाइल्स का जमाना है, मोबाइल में जो अंडरग्राउंड वायरिंग, जमीन के नीचे जो कंपनीज पहले इनिशियली वायरिंग डालती हैं, वो सब ऑप्टिकल फाइबर की पड़ी हुई है। इसीलिए मोबाइल पे जब आप एक जगह से दूसरी जगह बात करते हो तो आवाज की क्लैरिटी बहुत अच्छी आती है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड आर्टिकल है। इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड आर्टिकल में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हमारे पास दो ही फॉर्मूले हैं, या तो I ग्रेटर देन IC या साइन IC वाला फॉर्मूला। कब किस फॉर्मूले को यूज करोगे? तरीका बिल्कुल सिंपल है। I ग्रेटर देन IC का यूज तब करो जब क्वेश्चन में फिगर दिया हो, और दूसरे फॉर्मूले को तब यूज करो जब क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हो। 100 में से लगभग 90-95% क्वेश्चन इस टेक्निक से हो जाते हैं। 5% वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक साथ दोनों फॉर्मूले लग रहे होते हैं, पर आसान है। इस तरीके से आइडेंटिफाई करो, जैसे मैंने दोनों तरीके का एक एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश की है। पहला क्वेश्चन है, व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम मीडियम टू वैक्यूम, क्रिटिकल एंगल इज 30, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया। अगर फिगर नहीं दिया तो बिना फिगर वाले फॉर्मूले की बात करें। बिना फिगर वाला फॉर्मूला पहले लिखा, साइन IC इज इक्वल टू VD बाई VR। क्वेश्चन में IC गिवन है, VD डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी निकालनी है, रेयरर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम बोला है, तो 3 × 10 की पावर 8 मीटर ले लें। तो यहाँ से VD की वैल्यू आ गई 1.5 × 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। किसी बच्चे के मन में डाउट आ सकता है कि सर ये VD और VR वाला जो फॉर्मूला है, इसमें सर आपको कैसे पता चला कि VD दिया है VR, या VD निकालना है VR दिया है? मान लो आप गलती से उल्टी वैल्यू रख देते। अगर गलती से उल्टी वैल्यू रख देते तो आंसर आ जाता 3 × 2 = 6, 6 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। 3 × 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकंड से ज्यादा वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। तो इन केस अगर किसी को मैथमेटिक्स से सॉल्व करना हो तो भी तरीका आसान है। वैसे तो जिसने TIR की कंडीशंस याद कर ली उसको ये याद होना चाहिए कि डेंसर से रेयरर में जाती है लाइट, तभी TIR होता है। तो ये डेंसर है, ये रेयरर।
एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने देखने की कोशिश की है। फिगर बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास एक ग्लास का प्रिज्म है, इसका नाम रख देते हैं ABC, और इसे पानी में डिप किया गया। तो ये ग्लास का प्रिज्म है, पानी में डिप किया गया, इसके ऊपर एक लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हुई। एग्जामिनर मुझसे कहता है कि इस थीटा की वैल्यू निकालो जिसके लिए इस BC सरफेस से TIR हो जाए। फिगर को देख के समझ में आ रहा है कि अगर फिगर दिया है तो फिगर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो I ग्रेटर देन IC से हम करते हैं। अब बात करें कि सर ये I ग्रेटर देन IC में I है क्या? I एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जहां से TIR हो रहा हो वहां पर, तो उसके लिए जिस पॉइंट से TIR करना है वहां पर नॉर्मल डाल के एंगल ऑफ इंसिडेंस ढूंढने की कोशिश करें। फिगर देख के समझ में आ रहा है कि अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, और अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया तो I भी थीटा हो गया। अगर I थीटा हो गया तो दोनों तरफ साइन ले लें। जब दोनों तरफ साइन लेंगे तो ये मैंने दोनों तरफ साइन ले लिया। साइन IC की जगह 1/r म्यू d लग दिया, r म्यू d की जगह म्यू d बाई म्यू r रख दिया। पानी डेंसर मीडियम, ग्लास रेयर मीडियम, यहां से आंसर मिल गया साइन थीटा ग्रेटर देन 8/9। तो ये क्वेश्चन करने की अप्रोच है। या तो क्वेश्चन में फिगर दिया होगा या नहीं दिया होगा। नहीं दिया होगा तो साइन IC से सॉल्व करो। अगर फिगर में क्वेश्चन दिया है तो I ग्रेटर देन IC से करो। दो ही तरीके होते हैं। हालांकि एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चंस TIR के ऊपर बार बार रिपीटिशन में देता है, पर ये दो तरीके अगर आपको यूज करना आ गया तो उस केस में कैसा भी क्वेश्चन होगा वो 100% सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी। तो ये मेथड है TIR सॉल्व करने का।